क्योंकि आपने ये मुहावरा बहुत चलता है, चार लोग क्या कहेंगे। हम्म। तो कितना इम्पोर्टेंट है चार लोग क्या कहेंगे ये सोचना। भाई साहब बेटा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो उन्होंने कहा कि वकालत कराएंगे। बोले ये किसी और चीज़ के लायक भी नहीं है। मतलब वो वाला एटीट्यूड कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही नहीं है। वो सही नहीं है। और अपना आप सब कुछ देखा ही है, तो कोई डिफरेंस पाते हैं या कुछ ऐसा पाते हैं कि काश ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, ऐसा कुछ। देखिए, एजुकेशन का मतलब सिर्फ प्रोफेशन ओरिएंटेड आपको जॉब्स दिलवा दे ये ना हो कि बेटा कानून जो है ना किताबों में होता है, सड़कों पे नहीं। कोविड में तो ऐसे इंसिडेंट भी आए कि बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स ने लोगों के फ़ोन तोड़ दिए और वीडियोस वायरल होते हैं। तो पुलिस का नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं ऐसी एक्टिविटीज़। तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो डालती हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। मोटरसाइकिल मेरे पास थी, मैंने जैसे बताया, पर मैं मोटरसाइकिल पे कभी कोर्ट नहीं गया क्योंकि दिमाग में एक सनक थी कि मोटरसाइकिल वाला वकील नहीं बनना। लोगों के लिए कहेंगे जो इसी ड्यूरेशन में सिर्फ इस वजह से रुक जाते हैं कि हमारे पास आने जाने के पैसे नहीं हैं और अपने पैशन को दबा देते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा ज़रूर कि इन सब चीज़ों से, इन सब रुकावटों से आपको अपने सपने नहीं रोकने। लोग कहते हैं बी प्लान होना चाहिए। नहीं, प्लान ए और प्लान बी तो कोई होता ही नहीं है। हम देखते हैं अक्सर एडवोकेट्स की इतनी मोटी मोटी सेल्फ लगी होती है, बुक्स लगी होती हैं, वो पढ़ते हैं कभी उनको? नहीं, सब तो नहीं पढ़ते। हाँ। वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हो जाते। मैंने शुरुआत में ही जॉली एलएलबी की बात करी, जो एक फिल्म काफ़ी वकालत की असलियत को दिखाती है, जुडिशरी दिखाती है। असलियत तो नहीं कहूँगा, एक वो नाट्य कार्यक्रम है। तो जैसा कि हम देखते हैं जज को, जो सौरभ शुक्ला ने भूमिका अदा की है उसमें, वो और ये आपने एक वास्तविक जिंदगी जी है एज अ जज पिछले 10-12 साल में, कितनी भिन्न है असलियत फिल्मों में जो देखने मिलती है उससे। एक चीज़ जो उस फिल्म के माध्यम से भी बताई गई, वो ये बताई गई है कि न्यायपालिका अपने आप में सक्षम है और किसी प्रभाव में या दबाव में काम नहीं करती है। आज जब कई जगह आप लेक्चर्स लेने जाते हैं और कई जगह ट्रेनिंग्स भी देने जाते हैं, तो युवाओं से जब इंटरेक्ट करते हैं कैसा लगता है या कैसा अनुभव रहता है? अनुभव ठीक है, अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। जॉली एलएलबी तो देखी होगी, हर किसी ने उस फिल्म को कहीं ना कहीं वकालत से जोड़कर देखा ही है। और सौरभ शुक्ला का वो किरदार जिसमें वो जज बने हैं, और कहीं ना कहीं उससे पहले पर्सनली कम ही जानना होता है, मगर फिल्मों के ज़रिए कई किरदार ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी पर एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। अक्सर ज़िंदगी में आप सुनते हैं, देखते हैं, और स्कूल में एक सवाल पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कई लोग आईपीएस आईएएस का जवाब देते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो जज भी बनना चाहते हैं। जज बनना थोड़ा फैसिनेटिंग सा है, अट्रैक्ट करता है, शानदार अनुभव शायद वो लोग जीते हैं जो होते हैं। आज जॉली एलएलबी, सौरभ शुक्ला, जज, इन सब की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पीओवी सीज़न 2 में हमारे जो गेस्ट हैं वो खुद सिविल जज हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम सर आपका हमारे पीओवी के सीज़न 2 में। और शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारे शो का नाम जैसा कि पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सब आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। आपका शुरुआती दौर कहाँ से शुरू हुआ, आपका जन्म कहाँ से हुआ? देखिए, मैं बड़े एक साधारण परिवार से, हरियाणा राज्य के ही एक छोटा शहर है बहादुरगढ़, दिल्ली के साथ सटा हुआ है, पर बहुत से लोग उसे जानते नहीं हैं। मैं बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ और बड़े साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ और इसी तरीके से ज़िंदगी चलते हुए साधारण गांव की गलियों से निकल के आज हम यहाँ पे हैं। तो आपकी स्कूलिंग भी हरियाणा के उसी गांव में हुई? हाँ, मेरी स्कूलिंग भी बहादुरगढ़ से ही हुई और स्कूल मेरी गली में ही था। अच्छा। एक जिसको हम बोलना प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, वो स्कूल मेरी गली में था। अच्छा। और वो 5वीं कक्षा तक का स्कूल था। फिर बाद में 8वीं तक हुआ, तो मैंने 8वीं तक की पढ़ाई उसी स्कूल से की, नवज्योति मिडिल स्कूल हम उसे कहते हैं। अब वो स्कूल वहाँ नहीं है क्योंकि अब गलियों में स्कूल का तो कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया है। अब स्कूलों को चलाने के लिए भी मापदंड सरकार ने बड़े दे दिए, तो परंतु वो स्कूल जो मेरी गली में था, मुझे लगता है कि वो जीवन में कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान है कि हम आज चीज़ों को अच्छे से जी पाते हैं, समझ सकते हैं। तो 8वीं कक्षा तक वहाँ उसको स्कूल में थे, कैसे थे पढ़ाई में? आई वॉज़ वेरी एवरेज एज अ स्टूडेंट। और मेरी जो बड़ी बहन है वो बड़ी होशियार थी पढ़ाई में। अच्छा। वो मुझसे एक क्लास आगे थी और उनके होशियारी की वजह से मुझे स्कूल में बड़ी डांट पड़ती थी। सेम स्कूल में थे? एक ही स्कूल में थे। अच्छा। तो मैंने अपनी बहन की ही किताबें हमेशा पढ़ी। हाँ, वो होता है कि बड़ी बहन पास हो जाती है तो फिर वही किताबें
वही किताबें पास हो जाती आपको हैं छोटे हाँ बड़े भाई बहनों से आपको वही किताबें मिलती हैं। और पहले का कल्चर भी यही था कि वहाँ अलग किताबों की, अलग कापी की, अलग स्टेशनरी की, और स्कूलों में भी इतने डिमांडिंग नहीं होते थे स्कूल्स एक्टिविटीज़ को लेके। स्कूल का मतलब सिर्फ पढ़ाई। तो 8वीं के बाद अगली पढ़ाई आगे कहीं की बाहर या वहीं? 8वीं के बाद मेरी पढ़ाई रही मेरे ही शहर के एक दूसरे स्कूल से, उसे विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। वो एक उससे थोड़ा सा बड़ा स्कूल हम कहेंगे, जिसमें मैदान था। तो जब मैदान वाले स्कूल में गए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई हम तो कहीं जन्नत में आ गए, क्योंकि जो मेरा पहला स्कूल था वो तो गली में था। जैसे एक 3 मंजिल का मकान है और उसी में कुछ कमरों में क्लासेस लगती हैं, और ज़मीन पे बैठ के, जैसे आपको अगर कभी आपने सुना हो टाट कहते हैं, बिल्कुल टाट पे बैठ के हमने पढ़ाई की है। मैंने भी की है। अच्छा, हाँ, आपने मैंने भी की है। गांव में जब थे तो स्कूलों पे ऐसे ही पट्टी पे बैठ के पढ़ाई की है ना। और फिर 8वीं के बाद 9वीं और 10वीं मैंने विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। वहाँ पे भी बट मेरा जो है, मेरी बहन की होशियारी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि पहले वो स्कूल में गई, फिर मैं गया, उन्हीं की किताबें मुझे पढ़ने को मिली, और वो थोड़ी पढ़ाई में तेज़ थी, तो उनकी तेज़ी की वजह से मुझे हमेशा कंपेयर करते थे। तो टीचर्स अक्सर बोल दिया करते कि अरे ये देखो इसकी बहन तो अच्छा पढ़ती है और ये तो फिसड्डी है। बट आई वॉज नॉट फिसड्डी, आई वुड से आई वॉज एवरेज स्टूडेंट who participated in curricular activities also and sports। बट आपने बहुत सही बात की है। इसे आज के पर्सपेक्टिव में इस बात को अगर करें तो आज बहुत कंपैरिजन देखने को मिलता है। अगर एक ही घर में एक बच्चा एवरेज है, एक बच्चा होशियार है, तो वो माता पिता का प्यार बट जाता है, या वो कुछ और है जो बच्चों को दूर कर देता है आज के पर्सपेक्टिव में बात करें तो? क्योंकि अब आप इस सिचुएशन को शायद आज के यंगस्टर्स से, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि माँ बाप का प्यार कहीं बढ़ जाता है। और हम इसको अगर इस तरीके से समझने की कोशिश करें तो हर बच्चे की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसका अपना एक समझ का तरीका है, उसकी चीज़ों को सीखने की क्षमता है। तो लेकिन हाँ, भाई बहन ज़रूर असर डालते हैं। अगर आपके भाई बहन अच्छा हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो आपके रोल मॉडल कहीं ना कहीं तो होते हैं। जैसे आपके माता पिता होते हैं, फिर भाई बहन आते हैं। तो अगर आपके भाई बहन पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपको लगता है कि पढ़ना भी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। और मैं इस बात को नहीं कहता हूँ, ना मैं समझ पाता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि हर बच्चे को वो करने दो जो उसका मन करे। मन क्या करेगा, उसके लिए भी उसको एक दिशा की ज़रूरत है। वो दिशा देंगे माँ बाप, भाई बहन। अगर मन तो करता है कि हो सकता है मन कोई उदंड हरकत करने का भी करे, है ना, बिना डायरेक्शन के, तो यस, तो मन करे, मन को सिखाना और मन को दिशा देना, ये काम माँ बाप का है, बड़े भाई बहन का है, हमारे गुरुजनों का है, और मैं कहूँगा कि हमारे सर्कल में जो हमारे दोस्त लोग होते हैं उनका भी है। आपने मैदान की बात करी, तो कोई स्पोर्ट्स खेलते थे, कुछ पसंद था स्कूल में? देखिए, मुझे लगता है उस दौर में वो जो एक बचपने का जो हमारा समय होता है उसमें आपको बस खेलने को मिल जाए, हाँ। तो वो समय आपको पसंद है, खेल नहीं। और लेकिन खेल बड़े साधारण थे। खो खो हम खेलते थे स्कूल में, है ना, हैंडबॉल खेल लिए, कबड्डी तो खैर मैंने नहीं खेली, अच्छा, हैंडबॉल खेल लिए, और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने टीवी में भी देखी होंगी, कुछ फिल्मों में जो पुराना समय दिखाते हैं। हाँ, नहीं, आप कुछ बताइए वो गेम्स उस समय के, क्योंकि अब शायद बिल्कुल गायब हो गए। हाँ, अब बच्चा वो जमीन पे जाके वो खेल खेलता ही नहीं। हाँ, जिसको हम कहते हैं कि चम्मच में नींबू रख के चलना, है ना, हाँ। और टर्टल रेस, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बोरे में बैठ के बच्चे भागते थे, वो बहुत सारी होते थे उस टाइम पे। कंचे तो खेल, कंचा इज नॉट अ गेम, वो कोई स्पोर्ट्स तो नहीं है, बट वो तो लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट का जरिया था। गांव देहात में बच्चे करते थे, हमने देखा है, हमारे आस पड़ोस में भी लोग खेलते थे, लट्टू चलाना, कंचे खेलने, सब चीज़ें थी। पर मेरे माँ बाप को पसंद नहीं था, तो मेरा उस तरफ कभी रुझान गया नहीं। अच्छा, हालांकि किया मैंने सब कुछ है। मुझे लट्टू चलाना आता है, क्रिकेट होता था, गली में हम क्रिकेट खेलते थे, बड़े मज़े भी आते थे। किसी के घर में गेंद चली गई, और अलग अलग हमारे अपने नियम कानून थे, कि दीवार से लग के आ गई तो आउट हो जाएगा, है ना, वो सब चीज़ें थी। जिसका बैट है उसकी चांस पहले होगी, हाँ, ऐसा भी कुछ होता था। एक छोटी सी चीज़ के लिए हम बड़ा एस्पायर करते थे कि कोई अगर अपना बल्ला ले आता या कोई अपनी गेंद ले आता तो उसको बड़ी इज्जत ज़्यादा मिलती थी। तो ये सब चीज़ें थी पहले के वक्त में। आपको लगता है आज के बचपन से कहीं गायब हो गई? हाँ, आज के बचपन से चीज़ें कम तो हुई हैं, और गायब मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हम सिर्फ शहरों में देख रहे हैं। तो शहरों में ये चीज़ें कम हो गई हैं क्योंकि सोसाइटी कल्चर आ गया है, माँ बाप ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, हम खुद सेंसिटिव हो गए हैं। पर गांव देहात में अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं।
कुछ इंटरनेट ने और टीवी ने कहूँगा तो बच्चों से वो बचपन की ये चीज़ें छीन ली हैं। उस वक्त तो केबल टीवी का चलन था जो कि हर एक के घर में नहीं होता था। इंटरनेट तो था ही नहीं, मोबाइल फ़ोन हर आदमी के हाथ में नहीं था। क्रिकेट मैच देखने के लिए भी एक टीवी पे बहुत लोग तो जैसे आजकल ये वर्ल्ड कप भी चल रहा है, अगर हम बचपन की सोचें तो एक छोटे से 14 इंच के टीवी पे बहुत लोग जमघट लगा के वो मैच देखते थे। आज सबके घरों में 80 इंच की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, बट फिर भी शायद फॉलो अप नहीं रखते हैं। तो कारण है कि चीज़ों की सर्टेनली वैल्यू तो कम हुई है, और बचपन की वो अच्छी कुछ सुनहरी यादें हैं जो आज आपने बात की तो याद आ गई। हाँ, दिमाग पे जोर डाला और वहाँ हम पहुँच गए। तो बस इस तरीके से। स्कूल में शरारती थे थोड़े बहुत? मैं कहूँगा कि शरारतें ऐसी मैंने कभी नहीं की, जैसे पंखा तोड़ दिया, बेंच तोड़ दिया, ऐसी शरारतें तो नहीं की। बट हाँ, ये था कि थोड़े से जैसे बच्चे होते हैं चंचल, तो उस तरीके का बचपना तो हमने जिया है। कुछ टीचर्स याद हैं जिनकी कुछ लर्निंग्स आज भी जुड़े हों स्कूल के? हाँ, टीचर्स मुझे ध्यान है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी बहन वो मैथ्स में बड़ी होशियार थी और मुझे मैथ्स समझ नहीं आता था। अच्छा। तो मैं कहूँ तो मुझे मैथ्स आज समझ आने लायक मैं हुआ हूँ। उस वक्त मैं मैथ्स के लिए नहीं बना था। तो उनके मार्क्स आते थे 90 प्लस, 95, 98 एंड आई वाज में 40, 41 आ गए, 42 आ गए। तो बड़ा ये लगता था, कुछ टीचर्स ने भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई ज़िंदगी में क्या करेगा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि उनके लिए, हर टीचर के लिए उस वक्त उनका सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। तो अगर आप उस सब्जेक्ट में नहीं अच्छे से कर पा रहे हो तो इसके लिए मतलब उनकी टिप्पणी ज़रूर है, ज़िंदगी वहीं ख़त्म है। तो ऐसे भी वाक़या हुए जहाँ पे मैं मैथ्स में एक दो बार फेल भी हुआ, फाइनल एग्ज़ाम में, टेस्ट में। तो उसके ऊपर डांट पड़ती थी, घर पे भी डांट पड़ती थी। तो ऐसे कभी कोई टीचर बोलता था कि कुछ नहीं कर पाओगे तो मन करता था उल्टा जवाब देने का? नहीं, उल्टा जवाब देने का मन तो कभी नहीं किया। पर हाँ, ये पता था कि कोई बात नहीं जी, सिर्फ हिसाब किताब ज़िंदगी थोड़ी है। सही बात है ना। तो कभी मन ऐसा नहीं किया कि पलट के जवाब दिया जाए। और है, उनके लिए इज्जत है, उस वक्त भी थी, अब भी है। जितना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, उनकी एक्चुअली भावना जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हाँ, कि सिर्फ एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, उनका कहने का मतलब ये था कि आप जो चीज़ सीखें उसको अच्छे से सीखें, ताकि ज़िंदगी में आपको कभी उसको इस्तेमाल करना पड़े तो वो आपके काम आए। जैसे स्कूल लाइफ में जब भी कोई स्टूडेंट होता है, एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो हर किसी की ज़िंदगी में आता है कि 10वीं पास करने के बाद क्या लेना है, किस स्ट्रीम में जाना है। वो सवाल आपकी भी लाइफ में आया होगा। उस वक्त कितना प्रेशर या क्या चॉइस होती थी या कैसे डिसाइड करते थे? क्योंकि आज तो अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस की तरफ जाओ, ऐसा कुछ उस समय भी था? हाँ, बिल्कुल था। उस वक्त तो बल्कि चीज़ें बड़ी लिमिटेड थी, तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा था। अब तो आपके एवेन्यूज़ बहुत हो गए हैं। अब आपके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं है। एजुकेशन का अब प्राइम कंसर्न तो आपकी ब्रेड अर्निंग है, कि हाउ विल यू एक्सेल इन योर लाइफ एंड हाउ विल यू अर्न, राइट। अब जैसे हम बात करते हैं, कोई कहता है जी इज़ अ यूट्यूबर, ये इतने मिलियन कमा रहा है, बट वो कमा रहा है लेकिन उसका भविष्य उसे भी नहीं पता। आज अगर फॉलोअर्स कम हो गए, आज कंटेंट नहीं दिया, उसके पास नॉलेज नहीं है, वो करेगा क्या ज़िंदगी में। उस वक्त ये चीज़ें होती थी कि आपको लॉन्ग लास्टिंग जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगी, वो चीज़ें आप चूज़ करते। तो लोग बड़े वाइजली चूज़ करते थे कि जिस प्रोफेशन से आपको लाइफ चलानी है, आपको अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न करना है, आप उसी को चूज़ करेंगे। तो बट मेरे साथ ऐसा था कि मेरे पिताजी मुझे चाहते थे हमेशा से वकील बनाना। तो मुझे था कि भाई लॉ करनी है मैंने, और मैं आर्ट्स भी ले सकता था, पर मेरे सारे जो दोस्त थे, यार दोस्त, वो सब नॉन मेडिकल में जा रहे थे। उन सबको इंजीनियर बनना था, तो इसलिए मैंने उनके साथ जाके नॉन मेडिकल ली, और ना फिर मैं खुद पढ़ा, ना मैंने उन्हें पढ़ने दिया। ये काफ़ी हद तक होता है दोस्तों के साथ जैसे ले लेना, फिर बाद में कभी कभार समझ आता है कि गलत था, कभी सही भी होता है। हाँ, ऐसा है, बट आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि जैसे मुझे साइंस से भी था, तो मुझे था कि कुछ सीखें। साइंस भी सीखने की चीज़ है। देखिए, आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है, सब सब्जेक्ट्स आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। बिल्कुल। और उस वक्त का जो साइंस से हमने पढ़ा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें शायद बाकी चीज़ें समझने के लिए बड़ी हेल्प करते हैं। अगर उस वक्त साइंस नहीं हम समझ पाते, तो आज फिर हम किसी दूसरे से पूछते हैं
कि अरे भाई ये कैसे होता है ना, कनकेव कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। बिल्कुल समझ आते, उस समय समझ लिए थे। उस समय हमने समझ लिया, तो कुछ बेसिक्स समझा तो ठीक है। और कानून तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे कभी कोई ऐसी दिक्कत लगी नहीं कि साइंस की वजह से मुझे बाद में कानून की पढ़ाई में कोई समस्या आई हो। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि पिताजी चाहते थे कि आप लॉ करें, जनरली टीचर्स 9, 10, 11, 12 में पूछते ही हैं क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो आपका खुद का क्या रहता था, क्या जवाब देते थे, क्या बनना है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई इसको वकील बनाएंगे। अच्छा। उसके पीछे उनकी 2 कारण थे। एक तो मेरे पिताजी खुद वकील बनना चाहते थे, पर उस वक्त पारिवारिक कुछ स्थितियाँ ऐसी थी कि वो नहीं बन पाए। दूसरा, उनको ये लगता था कि एक आदमी के लिए और फिर उसके परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। बिल्कुल। और क्योंकि उस वक्त पैसे का चलन कम था, तो आपको लगता था अब आप कोई राजनीतिक परिवार से तो हो नहीं, और तो आपको लगता है कि समाज में अपनी बात रखने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। उनको लगता था कि एक वकील है, अपनी बात को अच्छे से रख सकता है और दूसरे भी उससे बात करने से पहले सोचेंगे समझेंगे। तो इसलिए मुझे वकील बनाना चाहते। तो मुझे भी हमेशा से, फिर उसके अलावा मैंने कभी कुछ सोचा नहीं, तो मुझे भी लगता था कि मुझे वकालत ही करनी है। उस समय आम बात होती थी या कुछ ऐसा था कि हर कोई नहीं सोचता था वकालत करना या वकील बनना? क्योंकि जैसे आजकल तो प्रॉपर एजुकेशन है, पढ़ाई है, हर जब लोगों से पूछो तो कोई LLB कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं लोग, मतलब आज काफ़ी अवेयरनेस है इन प्रोफेशंस को लेके। उस समय भी शायद ऐसे कुछ हुआ करती थी? हाँ, मैं कहूँगा कि हमारे समय तक भी इतनी पुरानी ये बात नहीं है। तो हो गया था कि लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स के तौर पे देखा जाता था। परंतु आज का जो माहौल है, जिसमें जैसे कि आपने सुना होगा क्लैट का एग्जाम होता है, जैसे बच्चे IIT की तैयारी करते हैं ना, वैसे क्लैट की तैयारी करते हैं और बड़ा टफ है। नेशनल लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेना बहुत टफ हो गया है। सो लॉ एज अ प्रोफेशन चूज़ करने लग गए हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, अच्छा पैसा भी लगाते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ऊँची फीस है, मैंने ऐसा सुना है। और बट हमारे समय में कुछ लोगों ने कहा, जब मेरे मार्क्स आए 12th में, तो वही मैथ्स का तो मेरा बुरा हाल था। आई हैड 41 मार्क्स बट आई डिड नॉट फेल। मेरे लिए ये बड़ी अचीवमेंट थी। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वर फाइन। सो आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। 64-65% मेरा मार्क्स रहा था। तो इस स्कोर के साथ किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना तो संभव था नहीं, और मैंने कभी सोचा नहीं, तो मैंने इंजीनियरिंग की तरफ कभी सोचा भी नहीं, ना मैंने कोई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया। पर हाँ, बहुत ऐसे लोग थे, जब पिताजी हैं, एक पिता अपने बच्चे के लिए हमेशा कंसर्न रहता है कि ज़िंदगी में आगे अपनी रोटी कैसे कमाएगा। तो जब बात करते थे तो किसी को कहते कि भी इसको वकालत कराएंगे, तो लोगों ने कहा कि जी वकालत क्या कराओगे, दिल्ली में 30,000 कोर्ट में तो इतने वकील हैं कि आप तिल अगर फेंकोगे तो वकील पे गिरेगा, है ना, वकालत में पेशे में कोई कमाई नहीं है, और वो सारी चीज़ें। तो मनोबल टूटा, मेरा तो नहीं, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने 1-2 बार कहा कि देख लो भाई इंजीनियरिंग कर लो, पर मैंने कहा नहीं, मैंने इंजीनियरिंग का तो कभी सोचा ही नहीं, ना मेरा माइंडसेट है, तो हम वकालत ही करेंगे और मैं कानून की पढ़ाई ही करूँगा। तो लोगों ने किया, डिमोटिवेट भी किया। आप भी मन बना चुके थे कि वकालत? हाँ, मेरा तो बचपन से ही था। उनको लगता था बोलता ठीक है तो वकील ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ऐसा मेरे पिताजी का मानना था। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है कि आज जब भी कोई इंसान किसी प्रोफेशन में जाता है तो 4 लोग उसकी टांग खींचने, उसे डिमोटिवेट करने के लिए पहले से मार्केट में तैयार हैं। तो कितना अपने आप को इम्पैक्ट होने देना चाहिए बाकी 4 लोगों की बातों से, क्योंकि आपने मुहावरा बहुत चलता है 4 लोग क्या कहेंगे, तो कितना इम्पॉर्टेंट है 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचना? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, ये तो मेरे सामने की बात है कि मेरे पिताजी के एक मित्र थे, वो CA थे, अच्छे सक्षम परिवार से। तो जब कॉलेज में एडमिशन से पहले बात हुई, रिज़ल्ट आने के बाद, कि बेटे को क्या कराओगे, तो उन्होंने पूछा मार्क्स कितने हैं। मैंने कहा जी मेरे मार्क्स 65% है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत पुअर स्कोर है, इसके साथ तो आप ज़िंदगी में क्या ही करोगे, भाई साहब बेटा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि वकालत कराएंगे। बोले ये किसी और चीज़ के लायक भी नहीं है। अच्छा, तो ऐसा उन्होंने कहा। सर्टेनली बुरा लगा। हाँ, मेरे पिताजी को भी लगा होगा। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इंजीनियरिंग कर लो, BBA कर लो, उसके बाद MBA कर लेना। तो मैंने कहा कि नहीं, हम वकालत करेंगे, क्योंकि हम TV पे भी देखते थे कि बड़े अच्छे वकील हैं पेशे से जो बहुत अच्छा कमाते हैं, जिन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, नाम भी कमाया, और समाज में कहीं ना कहीं अपने अनुभव है उसके बलबूते पे कोई ना कोई योगदान किया है। तो 4 लोग कहेंगे ठीक है,
चार लोगों की सुननी ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको फिर मौका मिलता है चीज़ों को परखने का। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी हम किसी की नहीं सुनेंगे, सुननी आपने सबकी है और फिर तर्क संगत आपका फैसला होना चाहिए। ये ना हो कि जी चार लोग क्या कहेंगे मैं तो नहीं सुनता, नहीं, सुननी आपको चाहिए। आप सुनेंगे तभी आपका विवेक काम करेगा, तभी आप सही और गलत की परख कर पाएंगे और उसी परख के बाद आप अपना कोई फैसला लें। कई बार होता है कि दूसरे लोग भी ठीक हो सकते हैं, आपको उस तरीके से आपने सोचा ही नहीं, आपको उस बात का पता ही नहीं जो किसी और ने बता दी, है ना। तो जानना बहुत ज़रूरी है, बिना जाने किसी को कभी भी हमने सिरे से खारिज नहीं करना है। ये बहुत एक अहम चीज़ है ज़िंदगी की। आप वही बात कर रहे हैं कि एज अ जज हर पक्ष को सुनना ज़रूरी है, फिर तथ्यों के आधार पर निर्णय बिल्कुल ठीक लेना बात ज़रूरी है। देखिए, तो ज़िंदगी का सिद्धांत है, ये नियम है। आप किसी भी ओपिनियन पे पहुंचने से पहले उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में सब चीज़ें जान लें। और यही हमारी ज़िंदगी में भी, यही हर स्टूडेंट को भी, जब वो करियर चॉइस को लेके कोई कश्मकश में है, ये चीज़ें सब सोचनी चाहिए। मतलब वो वाला एटीट्यूड कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी सही नहीं है। वो सही नहीं है। ये एटीट्यूड तो बिल्कुल सही नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना चाहिए और आप ऐसा काम करें जिससे दूसरों की ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़े। क्योंकि जब तक आप इस एटीट्यूड के साथ रहेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके काम से औरों को क्या फ़र्क पड़ता है, आप इस बात को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, आपके गुरुजनों ने, शिक्षकों ने, टीचर्स ने आपके ऊपर बहुत मेहनत की है। तो जब आप कुछ करने लायक होते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को वापस भी दें। बिल्कुल। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फ़र्क कैसे पड़ता है, तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपके करने से क्या अच्छा फ़र्क समाज पे पड़ेगा। तो ये एटीट्यूड ठीक नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ना चाहिए और उस चीज़ के आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। आप कुछ अच्छा करें उससे। वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट लेना है या नेगेटिव इम्पैक्ट लेना है। बिल्कुल ठीक कहा बट आपने। इम्पैक्ट होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है तो कुछ तो होगा। बिल्कुल ठीक बात। स्कूल की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी याद हो, अच्छा या बुरा, कोई भी? देखिए, यूँ तो कहने को तो बहुत सारे याद हैं, हाँ, पर कोई एक दिलचस्प कुछ बढ़िया सा। हाँ, एक बार हुआ था, 11th क्लास में थे हम और हमारे स्कूल जो है, उन्होंने, हमारे स्कूल वालों ने बस के चार्जेस बढ़ा दिए थे। उस वक्त सीएनजी का कॉन्सेप्ट नया नया था। तो सीएनजी हमने सुना था कि जी बहुत सस्ती आती है और बहुत अच्छी इकोनॉमिकल, मतलब इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है गाड़ियों की। तो हमारे स्कूल वालों ने थोड़े हायर साइड पे बस फेयर बढ़ा दिया था। इतना क्योंकि परिवार अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो हमें लगा कि ये तो हमारे पेरेंट्स पे बोझ पड़ेगा। तो हम कुछ ग्रुप ने, जैसे यंगस्टर्स होते हैं, डिसाइड किया कि कल से हम अपने अपने व्हीकल पे खुद आएंगे। अच्छा। तो कोई स्कूटर ले आएगा, कोई मोटर बाइक ले आएगा। यंगस्टर्स हैं, 15-16 साल के, सब चाम था। तो बट लाइसेंस तो नहीं थे फिर भी जैसे तैसे लेके हम स्कूटर बाइक ले गए। हमारे स्कूल प्रिंसिपल को ये बात पता चली कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, सो दे सेड कि यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्क योर व्हीकल्स अच्छा। इन स्कूल प्रीमाइसेस, क्योंकि आपके पास तो लाइसेंस नहीं है, सबके पास है ना। वी विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने डिसाइड किया कि हम ये व्हीकल स्कूल के बाहर खड़ा करेंगे। ठीक है। तो हमारे स्कूल के जो पीटीआई थे, फिजिकल एजुकेशन के टीचर, और कुछ हॉस्टल के वार्डन, उन्होंने हमारे स्कूटर मोटरसाइकिल की हवा निकाल दी थी, सबकी बाहर जाके। अच्छा। तो हम कुछ क्रांतिकारी बच्चे, हाँ। हमने अपने से जूनियर क्लास के बच्चों को मोटिवेट किया और जाके स्कूल का गेट हमने चेन लगा दिया। अच्छा, मेन गेट बंद कर दिया छुट्टी के टाइम। तो फिर ऐसा हुआ कि हम 20-25 लोगों का ग्रुप था। तो जब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल वगैरह आए तो 25 में से 20 लोग तो गायब हो गए। अच्छा। तो हम 5 दोस्त बचे और हमारे को फिर सस्पेंड किया गया और फिर हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया। तो पेरेंट्स के सामने डांट लगाई गई। पेरेंट्स ने हमारी तरफ से अपोलोजाइज़ किया और फिर जाके उन्होंने हमें स्कूल में बैठने को अलाउ किया। तो एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ हमारी लाइफ में। बट ठीक, हमारे प्रिंसिपल भी ठीक थे, उनको पता था कि भाई ज़्यादा सख्त भी नहीं होना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपकी मीठी यादें बन के रहती हैं। वो स्कूल की मेमोरीज रह जाती है, वरना वो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट होता है तो उन्हीं चीज़ों से होता है। हाँ बिल्कुल, सीधे चलते रहते तो ये चीज़ें फिर याद नहीं आती आपको। आज लगता है सुकून था स्कूल लाइफ में।
हाँ, सुकून तो था ही। उस वक्त खुद से करने की कुछ चीज़ें नहीं थी ना, तो जब दूसरा करता है और आपने सिर्फ उस चीज़ को रिलिश करना है तो सुकून लगता है। आज आप देखते होंगे बच्चों को, आज के स्कूल्स को देखते होंगे, आज के एजुकेशन सिस्टम को देखते होंगे, और अपना आप सब कुछ देखा ही है, तो कोई डिफरेंस पाते हैं या कुछ ऐसा पाते हैं कि काश ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, एजुकेशन का मतलब सिर्फ प्रोफेशन ओरिएंटेड आपको जॉब्स दिलवा दे ये ना हो। बिल्कुल। बस मुझे इतना ही लगता है कि आपकी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी अर्निंग का एक सोर्स नहीं होना चाहिए। एजुकेशन से आप वाइज बने, आपको पढ़ना क्या है ये ना सिखाया जाए, पढ़ना कैसे है ये सिखाया जाए। क्योंकि अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो आप ज़िंदगी में हर चीज़ सीख जाएंगे। तो स्कूल्स सिर्फ और सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ना हो, हमारी एजुकेशन सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ना हो, वो एक विज़न आपको डेवलप कराएं। और विज़न अगर आपका हो जाता है तो यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। भाई इतनी ही चीज़ है, और इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका अपना, आपके पेरेंट्स का और फिर टीचर्स का अल्टीमेटली ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। तो 12th के बाद आगे लॉ करने का सोचा था जी? कहाँ से किया? रोहतक से ही लॉ, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है रोहतक में, हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, और इत्तेफाक से पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला 5 इयर्स प्रोफेशनल कोर्स वहीं था। एमडी यूनिवर्सिटी ने ही शुरू किया था। नेशनल लॉ कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट 1998-99 के आसपास आया था, और 2003 में मैंने एमडी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिया था लॉ के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम था, बहुत बच्चों ने अपीयर हुए उसमें, और बाय चांस मेरी रैंक ठीक आ गई। तो उस वक्त 2 तरीके की सीटें होती थी, गवर्नमेंट सीट्स और कुछ मैनेजमेंट की सीट्स होती थी। तो मैनेजमेंट सीट पे मुझे ध्यान है, फ़ीस थी लगभग कुछ 33,000 उस वक्त पर एनम साल की, और सरकारी फ़ीस थी 1,300 रुपये। अच्छा। तो मेरा रैंक 5th था, तो सरकारी सीट थी। तो मुझे ध्यान में काउंसलिंग के बाद जब आया तो पिताजी को कहा कि डैडी फ़ीस भर रही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो कल कॉलेज चलेंगे। मैं कह कह रहे थे 1,300 रुपये भरनी है। तो मेरे पड़ोस से ही एक, मैं उनको दीदी बुलाता हूँ, लड़की थी मुझसे बड़ी थी, तो दीदी जाती थी, दीदी 33,000 रुपये फ़ीस उसी कॉलेज में भरती थी। तो मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हें सुनने में गलती लगी होगी, फ़ीस होगी 33,000 और आप कह रहे हो 1,300। तो मैंने कहा जी अब मुझे जो उन्होंने बताया मैंने आपको बता दिया। अब मैं उस वक्त चूँकि 16 साल का था, तो मुझे शौक था कि एक मोटरसाइकिल मेरे पास हो। अब तो मैं कॉलेज में हो गया हूँ। सही बात। और मेरे पिताजी को पता था कि आज अगर इस मोटरसाइकिल दिला दी तो हो सकता है मोटरसाइकिल खरीदने की जो इसकी एक कहेंगे कि लालसा है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। और फिर उम्र भी नहीं थी, आई वॉज अंडर 18। तो मैंने उनसे प्रॉमिस लिया कि आप मुझे एक मोटरसाइकिल दिलाएंगे अगर फ़ीस 1,300 हुई, बाकी बचे पैसों से मुझे एक पुरानी मोटरसाइकिल दिलाएंगे। ठीक है। उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया कि ठीक है अगर फ़ीस आपकी 1,300 होगी तो आपको एक पुरानी मोटरसाइकिल मैं बाकी बचे पैसों से दिला दूंगा। तो हम 33,000 रुपये लेके कॉलेज गए। तो वहाँ गए तो 1,300 रुपये फ़ीस थी, पर मेरे पिताजी ने अपना वादा तोड़ दिया। अच्छा। उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं दिलाई मुझे। इसके लिए मैंने भूख हड़ताल का सहारा लिया, लेकिन सफल नहीं हुआ। अच्छा। और 1 साल और संघर्ष किया मैंने मोटरसाइकिल लेने के लिए। तब मैं फिर सन 2004 में मुझे उन्होंने मोटरसाइकिल दिलाई। तो प्राउड हुआ उनको? जो 1,300 जान के खुश तो हुए होंगे? देखिए प्राउड हुआ ना हुआ हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि सुकून ज़रूर मिला होगा, है ना, क्योंकि उस वक्त पैसा एक बड़ी चीज़ थी। बिल्कुल। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए पैसा कमाना, पैसा बचाना दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो वो पैसे बचे होंगे तो उनको लगा होगा कि भाई चलो हमारा काम चल गया। और फिर इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 1 ईयर, इट्स अबाउट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स हर साल तो की। हर साल की। तो 1,300 रुपये इंटू 5, 6,500 में मैंने अपनी वकालत पास कर ली। वो क्या है ना, बगल वाला जब 33,000 भर रहा हो और आप 1,300 दे रहे हैं, तो सीना तो चौड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल कंफर्ट तो मिला होगा। और उसके बाद कॉलेज में भी हम गए तो मैं बस से जाता था, बस का पास हम बनवा के जाते थे। तो वो भी ट्रैवल किया, एवरी डे यू हैव टू कम्यूट बाय बस। वो लाइफ भी हमने जी है। और शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक जिसको हम संघर्ष अगर शब्द कह दें तो वो आपके जीवन में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपको मजबूत बनाता है ना। इफ़ यू आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून तो शायद आप चीज़ों को उतना रेलिश नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओ। तो अलग अलग अनुभव हुए,
बस में जाते थे तो कई बार इरिटेशन होती थी कि अच्छा बस में कोई स्मोकिंग कर रहा है। तो मैंने एक बार ऐसा हुआ, मैंने कंडक्टर को कहा कि भाई ये धुआं छोड़ रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, इसको कहो। और कंडक्टर ने खुद बीड़ी पीनी थी तो वो कहता है कि बेटा ये तो मैंने कहा लिखा हुआ है भाई धूम्रपान मना है। बोले नीचे उतर जा, दूसरे से आ जियो तब मेरे पिताजी ने कहा कि भाई अभी तुम्हारे पास कुछ ताकत नहीं है, तो ये जो ड्राइवर है ना, आप इसको जीएम हरियाणा रोडवेज से कम मत समझो। बस का मालिक यही है, हरियाणा सरकार नहीं है। कंडक्टर अपने आप को मालिक से कम नहीं तो कंडक्टर और ड्राइवर ही मालिक है। आप ये मत सोचो कि सरकार की बस है तो सरकार मालिक है, वही मालिक है, उनकी बात मान के चलो। तो ऐसा हुआ, बहुत बार बस के पीछे भागे। और उस वक्त तो अगर कोई रिकॉर्ड करता तो हो सकता है हुसैन बोल्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने। अच्छा बच्चे करते हैं, आप 100 मीटर का स्प्रिंट लगा रहे हो, क्योंकि पास होल्डर्स होते हैं ना, तो सरकारी बस वालों को पता होता है कि इनको नहीं चढ़ाना। एक दो बार गिरे भी, अच्छा। दौड़ते दौड़ते सड़क पे गिर गए, हाथ छिल गया, पैर में चोट लग गई। तो ऐसा हुआ कई बार, बस में खड़े होके पूरा आप ट्रैवल कर रहे हो। तो जब बाइक मिली होगी तो बहुत खुशी हुई होगी। हाँ, मैं पर बाइक से कभी कॉलेज नहीं गया। कभी नहीं गया? नहीं। क्यों? बस मुझे लेने की जिद थी, वो मैंने लेके खड़ी कर दी और मैं उसको रोज 2 घंटा साफ करता, देखता और वापस खड़ी कर देता। ऐसा क्यों? बस मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी कि भी बाइक, कॉलेज दूर था। अच्छा। तो सेफ भी नहीं था। फिर मुझे बाइक से कॉलेज जाने का, क्योंकि अपने शहर में होता तो अलग बात है, दूसरे शहर में जाने का था, तो मैं बहुत कम मोटरसाइकिल पे कॉलेज गया। तो बस का एक्सपीरियंस आपने खूब किया? हाँ, बस का मेरा पूरा गिरना, भागना, उसके अंदर स्मोकिंग झेलना, हाँ, वो सारी चीज़ें। स्कूल कॉलेज के अंदर का माहौल कैसा था? 5 साल आप एक ही कॉलेज जा रहे थे, वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, 5 साल एक लंबा समय हो जाता है एक ही बिल्डिंग में जाना, कैसा अनुभव था? अनुभव था, मैं कहूँगा 5 साल एक ही कॉलेज में, बट सब्जेक्ट्स आपके अलग अलग हो जाते हैं। आप सीनियर्स से मिलते हो, फिर आप जब थोड़े सीनियर रैगिंग होती थी उस समय? नहीं, रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। रैगिंग तो सब बैन हो चुका था, रैगिंग तो नहीं थी। और बट ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, अलग अलग जगह के लोग आते थे, उनसे मिलना, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। आपके टीचर्स कैसे हैं, कई बार होता था कि हमें लगता है यार ये पढ़ा ढंग से नहीं रहे हैं, पर उसमें भी ज़िंदगी की एक सीख है कि हर मोड़ पे हर वक्त आपको बताने वाला शायद ना हो, तो आपको खुद से भी सीखना है। तो वो सब चीज़ें हुई। कॉलेज का टाइम ठीक था, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में खूब पार्टिसिपेट किया। आई ट्रेवल टू मैनी डिफरेंट स्टेट्स टू रिप्रेजेंट माई यूनिवर्सिटी इन डिबेट कॉम्पिटिशन्स। तो कॉलेज के खर्चे पे दूसरे राज्यों में जाना, पटना, पुणे, पंजाब, राजस्थान, अलग सुख देता है। तो हाँ, मज़ा अलग आता था कि भाई अपनी जेब से पैसे नहीं लग रहे हैं, तो कॉलेज के लिए आप जा रहे हो। वकालत कर रहे थे, वकील की पढ़ाई कर रहे थे, तो कभी ऐसा होता था रिश्तेदारों के बीच में बैठ गए या गांव के लोगों के बीच में बैठ गए, कभी कुछ एडवाइस कर दिया तो लोग कहते हैं ज़्यादा वकील मत बन, ज़्यादा मत सलाह दे, ऐसा कुछ झेला कभी? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता था। हाँ। आप अगर स्टूडेंट हो जाते हो, जब स्टूडेंट कानून के हो तो नेचुरली एक आपकी टेंडेंसी है ना कि आप उस पर कोई सलाह दोगे, आप अपने मन की बात रखोगे, दिखाओगे कि मुझे तो पता है ना। तब लोग बोलते थे कि बच्चे हो, अभी तो बहुत सीखना है। तो कॉलेज में वैसे एक इंसिडेंट मुझे याद है, मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं 3rd ईयर में था, तो मेरे बाबा, जो मेरे दादा उस वक्त जीवित थे, तो मैं उनको स्कूटर पे कहीं छोड़ने गया। तो उनको छोड़ के मैं आ रहा था, तो एक चौक से कोई काफ़िला गुजरना था किसी का, मुझे नहीं पता किसका काफ़िला था। तो पुलिस वहाँ पे थी और पुलिस ने ट्रैफिक रोका हुआ था। तो एक चौक पे मैं खड़ा था स्कूटर पे, और पुलिस वाले ने ऐसे ही ट्रैफिक रोकने के लिए, उसकी मंशा मुझे मारने की नहीं थी, ट्रैफिक रोकने के लिए, जैसा काफिला नज़दीक आया होगा, तो रूट क्लियर रखने के लिए उसने डंडा वंडा चला दिया, भाई पीछे हट जाओ सब लोग, है ना। उसका डंडा मेरे हाथ पे लग गया। अब मैं तो कानून का विद्यार्थी, क्रांतिकारी, बिल्कुल 3rd ईयर में था। मैंने उसको कहा कि भाई ध्यान दे लो, ये सर में भी लग सकता था, आँख पे भी लग सकता है। अच्छा, वो बेचारा तो दोपहर में ड्यूटी कर रहा है, वो खुद परेशान है, तो वो मेरी कहाँ सुनेगा। उसने कहा बेटा तू ज़्यादा मत बोल। तो मैंने कहा जी मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो सब बता रहा हूँ, आप जिम्मेदार हो। मैंने उसको जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाना शुरू किया। ही गॉट फ्यूरियस, और उसने तो एक थप्पड़ मुझे जड़ दिया। थप्पड़ जड़ दिया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने 4 सिपाही और आए, मुझे हाथ पैरों से पकड़ के जिप्सी में डाला। अच्छा। और थाने ले गए।
अब उनको ये हुआ कि भाई ये इतनी हिमाकत दिखा दी इस लड़के ने, छोटा सा तो कस्बा है तो कहीं ना कहीं तो लोकल ही होगा, पूछ लिया कहाँ से हो क्या हो, मैंने बता दिया, तो उसने घर फ़ोन करा दिया। पिताजी आए, तब तक उन्होंने मुझे 1-2 हाथ पे डंडे वंडे मार दिए थे। तो उस वक्त तो स्वाभिमान की कहेंगे ऐसी तैसी हो गई। बिल्कुल। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम, हाँ। और फाइनल एग्ज़ाम्स थे मेरे। तो मुझे उस पुलिस वाले ने फिर एक बात अनइंटेंशनली उसने बोल दी थी, जो मैंने हमेशा आज तक याद रखी हुई है, कि बेटा कानून जो है ना किताबों में होता है, सड़कों पे नहीं। अच्छा। तो उस दिन मुझे फिर ऐसा लगा कि भाई इनको ये बताना पड़ेगा कि किताबों का कानून ही सड़कों पे चलता है। इट्स डीप, वो समझना शायद वक्त लगे। तो वो बात मुझे उस वक्त महसूस हुई। और फिर अभी मैं एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था पुलिस वालों के लिए, तो आई हैड टू गिव अ लेक्चर टू ऑलमोस्ट 500 पुलिस ऑफिशियल्स। तो ऑडिटोरियम पूरा भरा था पुलिस वालों से, और तब मैंने उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हाँ, ये वाली स्टोरी बताई? तो हाँ, मैंने ये स्टोरी उनसे शेयर की। अच्छा। और मैंने उन्हें कहा भी कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत कम मौके मिलेंगे जब आप सब लोग बैठे हैं और एक जज साहब खड़े हैं। क्योंकि रूटीन में तो यही होता है कि वी आर होल्डिंग द चेयर, दे हैव टू सैल्यूट। तो मन के अंदर लगता है कि जवाब दिया? मैं कहूँगा ऐसा तो कोई रिवेंज वाली भावना तो थी नहीं, बट हाँ, इस बात को मैं अब भी मानता हूँ कि सड़कों पे ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस पुलिस वाले को देख के मन में सुरक्षा का विचार आए, उसको देख के अगर आपके मन में डर का विचार आ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पर जनरली हम ऐसे इंसिडेंट देखते रहते हैं, कभी पुलिस वाले ने किसी का फ़ोन तोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया, और इवन शायद कोविड में तो ऐसे इंसिडेंट भी आए कि बड़े बड़े IPS ऑफिसर्स ने लोगों के फ़ोन तोड़ दिए और वीडियोस वायरल होते हैं। तो पुलिस का नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं ऐसी एक्टिविटीज़? सर्टेनली देखिए, जो चीज़ सही नहीं है, जो कानून के दायरे में नहीं है, उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो साधारण हो या कोई अधिकारी हो, कोई अफसर हो, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो डालती हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। वी ऑल आर सिटीजन्स, वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। कानून की इज्जत करें और सब देशवासियों की इज्जत करें। ऑल आर फेलो सिटीजन्स, है ना। आपके बीच में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए पद के आधार पे, पैसे के आधार पे, या किसी और कारणवश। तो हम सब लोग बराबर हैं, और जो लोग किसी भी पद पे आसीन हैं, मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बाकी लोगों को वो सही दिशा दिखाएं, क्योंकि वो उनकी बात सुनते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि संयम की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो होना भी चाहिए। तो जब पुलिस वाले इंसिडेंट के बाद घर गए तो पिताजी ने कुछ सुनाया? हाँ, बुरा तो उनको भी लगा, उनके मन में भी टीस तो थी, और यही कहा कि सड़क पे ऐसे पंगा नहीं लेना चाहिए। पर फिर अपनी तरफ से तो कोशिश की। बाद में उस पुलिस वाले ने अगले दिन आके माफ़ी भी मांगी, पर वो चोट तो, दर्द तो माफ़ी से नहीं जाता, वो हमेशा फिर याद रहा। तो और उसी चीज़ को लेके हमेशा अपने जीवन को मैंने एक सिद्धांत बनाया है कि भाई ऐसे गलत चीज़ें किसी के साथ भी ना होने देंगे और ना खुद करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी घटनाएं आपके जीवन की आपको बड़ी सीख देती हैं, प्रेरणा भी बनती हैं। बिल्कुल, आपके लिए प्रेरणा का स्रोत भी हो सकती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। जैसे कॉलेज में थे, 5 साल कंप्लीट किए, फिर आगे क्या रहता है? कॉलेज कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने वकालत शुरू की, क्योंकि हमेशा से वकील बनना था। प्रैक्टिस करनी होती है? बिल्कुल, प्रैक्टिस मैंने प्रैक्टिस की। आप बच्चे डायरेक्ट जज का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अच्छा। कॉलेज के बाद उसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर क्योंकि मुझे तो जज बनना नहीं था, मुझे तो वकील ही बनना था, तो मैंने वकालत की अपनी प्रैक्टिस शुरू की। और क्योंकि मैंने बताया कि एक साधारण से परिवार से हूँ, कोई बैकग्राउंड मेरा वकालत का या किसी सरकारी नौकरी का नहीं था, तो जज बनने का ख्याल भी कभी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि हमेशा से ये लगता था कि ये चीज़ें तो कोई राजनीतिक तबके के लोग या जो भी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए बनी है। ऐसी एक धारणा, जो मैं कहूँगा कि गलत धारणा मेरे दिमाग में थी, जो कि आम आदमी के मन में होती है कि ये तो वही लोग बनते हैं जिनका कोई राजनीतिक प्रभाव होगा, कोई राजनीतिक पहुँच होगी, या पैसे से वो इतने सक्षम होंगे। तो ऐसी भावना जैसे सब लोगों में होती, मुझ में भी थी। तो इसीलिए मैंने कोई नौकरी करने की, जज बनने की या UPSC करने की कभी सोची नहीं। मतलब कॉलेज लाइफ की ड्यूरिंग ऐसा कभी नहीं आया कि जज बनना है? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, उसके बाद भी नहीं सोचा। अच्छा। तो मैंने वकालत अपनी फिर सीधा शुरू कर दी, प्रैक्टिस शुरू कर दी मैंने दिल्ली में।
और मैं एक हफ्ते के 500 रुपये अपने पिताजी से बतौर किराया मैं लेके घर से चलता था। ठीक है। तो मुझे उस 500 रुपये में ये लगता था कि मुझे एक हफ्ता अपना निकालना है, क्योंकि मैं अपने पिता पे बोझ नहीं बनना चाहता। मेरे मन में कहीं ऐसा एक भाव था कि पिताजी पे बोझ नहीं बनना है। मोटरसाइकिल मेरे पास थी, मैंने जैसे बताया, पर मैं मोटरसाइकिल पे कभी कोर्ट नहीं गया, क्योंकि दिमाग में एक सनक थी कि मोटरसाइकिल वाला वकील नहीं बनना। तो मैंने कभी अपनी मोटरसाइकिल पे वकील का स्टिकर भी नहीं लगाया। तो मैं मोटरसाइकिल से कभी कोर्ट नहीं गया, मैं बस से जाता था। कई बार 2 बसें में बदलता, 3 बदलता, मेट्रो में जाता। और मुझे थोड़ा था कि अच्छा दिखना चाहिए, तो मैं अपने बैग के अंदर एक फेस वॉश, हेयर ब्रश, एक कपड़ा जूतों के लिए सब अलग से कैरी करता था, क्योंकि मेट्रो में है ना, सब आपकी शर्ट को भी क्रश कर देंगे। कोई पैरों पे जूता रख दिया तो बुरा सा तो लगता था। उस वक्त सोचता था कि भाई अपनी कार होनी चाहिए, पर 500 रुपये और हफ्ता आपके पास। तो बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मैं मेट्रो से गया, राजीव चौक उतरा या मंडी हाउस उतर गया, वहाँ से मैं हाई कोर्ट पैदल जा रहा हूँ 4 किलोमीटर, क्योंकि 10 रुपये ऑटो रिक्शा के या 20 रुपये ऑटो रिक्शा के मुझे ज़्यादा लगते थे कि अगर ऑटो रिक्शा से चला गया तो 40 रुपया तो दिन का इसी में निकल जाएगा, शाम को घर भी जाना है। तो वो चीज़ें भी ज़िंदगी का एक हिस्सा रही, तो बहुत सीखा उसमें। जब भी मैं उन लोगों के लिए कहेंगे जो इसी ड्यूरेशन में सिर्फ इस वजह से रुक जाते हैं कि हमारे पास आने जाने के पैसे नहीं हैं और अपने पैशन को दबा देते हैं? हाँ, मैं ये कहूँगा ज़रूर कि इन सब चीज़ों से, इन सब रुकावटों से आपको अपने सपने नहीं रोकने। बहुत बार हुआ ऐसा, जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट के प्रांगण में जाता था, देखता था, कई बार पार्किंग में, कैंटीन के आसपास, तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स, नए वकील आते थे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से हैं, जिनके पिताजी या दादा कई सालों से वकालत में थे, उनके साउथ दिल्ली में बड़े बंगले थे, अच्छे ऑफिसेस थे, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। और मुझे लगता था कि हम दोनों तो हम उम्र हैं, इसके पास तो काली मर्सिडीज़ है और मेरे पास तो पुरानी मारुति 800 भी नहीं। तो बुरा लगता था। कई बार मन ही मन मैंने उनको कोसा भी, और मैंने कहा कि सब किस्मत का खेल है भाई, है ना, कि हमारे पास कुछ नहीं है। और ऐसा लगता था, पर मन में एक विश्वास था कि मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, कुछ तो करेंगे। सपना था। ये जन्म इसलिए तो नहीं हुआ कि सिर्फ धूल फाकेंगे। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मन में थी, और उसी सपने को जीने के लिए फिर वो जो संघर्ष का समय था उसको अपनी मोटिवेशन बनाया, और ये लगा कि ठीक है, अभी वक्त ऐसा है तो इसी तरीके से निभाना है, इसको गिव अप नहीं करना है। सिर्फ इसलिए कि जो चीज़ें आप चाहते हो आपके पास आज नहीं है, आप काम करना छोड़ दें, ये गलत धारणा है। बहुत लोग इसलिए टूट जाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास तो करने को कुछ नहीं है। तो करने के लिए साधन भी आप खुद जुटाएं, आप उतनी मेहनत करें कि उस साधन भी आपके पास आ जाए। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि नीयत साफ़ थी और मन में इच्छा थी कि कुछ करेंगे। तो वकालत अपनी शुरू की, तो जितने साथी वकालत के दौरान मिले, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो हो सकता था सब ने मदद की। मेरे सीनियर्स ने मुझे कभी पैसा नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाओ, आप काम कर रहे हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। वकालत में जनरली ऐसा होता था उन दिनों कि सीनियर पैसा नहीं देगा। तो लेकिन उनके दफ्तर से बहुत सी चीज़ें सीखी, जो उनके दफ्तर में मुंशी होते हैं वकील के, कैसे फार्म भरते हैं, कैसे सारी चीज़ें, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। हर आदमी ने सिखाया। तो ये कंट्रीब्यूशन, ये श्रेय उनको भी जाता है कि उन्होंने वो छोटी छोटी चीज़ें सिखाई। परंतु मैं ये कहूँगा कि सीखने की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, फिर चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती हैं। पहली इनकम याद है एज एडवोकेट? एज एन एडवोकेट देखिए, कोई बंधी इनकम तो वकील की नहीं होती, बट हाँ कुछ फीस मिली थी मुझे 4000 रुपये किसी केस में, तो वो मुझे ध्यान है कि बड़ा अच्छा लगा था। तो मुझे लगा मैं अमीर हो गया रातों रात। क्योंकि जब आप 2000 रुपये एक महीने में गुजारा कर रहे हो, तो आप 4000 एक महीने का मिल रहा है या एक दिन में आपको मिल गया, तो आपको लगता है कि आप तो अमीर हो गए हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ। और फिर सीखने की मुझे हमेशा से थी कि इस भीड़ में अब आए हैं, जब तिल गिर रहा है वकील पे, तो अपने आप को इस भीड़ से कहीं अलग तो करेंगे। और भीड़ से अलग होने का आपके पास एक ही ज़रिया है कि आप अपने काम को बेहतर करें। यू हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी। बिल्कुल। अगर आप क्वालिटी नहीं देंगे तो फिर लोग आपको जानेंगे नहीं, लोग आपको मानेंगे भी नहीं। तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी जिस काम में भी आप हैं, और आपको क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी। वो आप करते हैं तो फिर आपको काम हमेशा मिलता रहेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। और ऐसा हुआ वकालत में,
हुआ। साल भर की मेरी वकालत के बाद मैं इतना सक्षम हो गया था कि मैंने अपने पिताजी को कहा कि जी मोटरसाइकिल बेच के मुझे एक कोई 70-80 हज़ार रुपये की पुरानी गाड़ी आप दिलवा दें। मैंने थोड़ा पैसा जोड़ लिया, मैं उसमें CNG लगा के अपना काम चला लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा समझ आया कि अगर आपके पास कार है तो आप बेहतर वकीलों की श्रेणी में आते हैं, भले ही छोटे क्यों ना हो। सही बात। प्लस वो टाइम सेविंग था मेरे लिए, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाना, तो थोड़ा सा वही भूख हड़ताल और संघर्ष फिर पुरानी कार के लिए शुरू हुआ। कभी संघर्ष को देख के पीछे हटने का मन किया? नहीं, पीछे हटने का मन कभी भी नहीं। ऐसा थॉट भी मुझे नहीं आया ही नहीं। पीछे हटने का था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, पीछे हट के जाएंगे कहाँ? क्योंकि आपको तो सब कुछ अचीव ही करना है। आप हर एक कदम जो बढ़ा रहे हैं वो आपकी अचीवमेंट है। तो आप कुछ भी नहीं सीख रहे। गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करती है। लोग कहते हैं बी प्लान होना चाहिए। नहीं, प्लान ए और प्लान बी तो कोई होता ही नहीं है। अगर प्लान बी है तो आपका प्लान ए फेल होगा ही होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आपको खुद पता है कि प्लान ए फेल हो सकता है, तभी आप बी लेके चले, तभी आपने बी बनाया। तो आप प्लान ए में ही सुधार करें कि ये प्लान ए फेल क्यों हुआ। अगर फेल होता है तो उसी में सुधार करके उसी को प्लान ए तक ही, देयर इज ओनली वन प्लान दैट यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। यू हैव टू मूव अहेड, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू हैव टू वर्क बेटर। वो एक छोटी सी स्टोरी भी है शायद इसी इंसिडेंट से। एक राजा को युद्ध करने जाना होता है तो वो अपनी सेना को लेके जाता है। छोटी सेना होती है बट सामने बड़ी सेना होती है। तो वो जब जाता है पुल क्रॉस करके तो वो पुल काट देता है। कहता है अब या तो हमें जीतना है क्योंकि वापस जाने का रास्ता तो है ही नहीं, पुल तोड़ देता है। तो फिर सेना को ये होता है कि अब एक ही ऑप्शन है, जीतना ही जीतना है, वापस नहीं जा सकते। तो शायद आप वही कह रहे हैं कि ऑप्शन ना होना हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि जिस चीज़ में हमें उसमें इम्प्रूवमेंट करके आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शंस भी आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेंगे तो आप फोकस नहीं हो पाएंगे, और फोकस होना बहुत ज़रूरी है। गड्ढे खोदने से पानी नहीं निकलेगा। पानी निकालने के लिए आपको कुआं ही खोदना पड़ेगा जो कि गहरा होगा, और एक ही जगह। तो प्लान ए पे ही फोकस करें। प्लान ए को ही मोर वायबल एंड मोर स्ट्रॉन्ग यू हैव टू मेक। तो अगर आपने प्लान बी रख लिया तो प्लान ए विल डेफिनेटली फेल। अगर डाउट जनरेट हो रहा है प्लान ए को लेके, क्या मतलब है इसका? डाउट अगर जनरेट हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू मेक योर प्लान फुल प्रूफ। उस प्लान में ही सुधार की गुंजाइश है। जो आप सोच रहे हैं उसमें सुधार की गुंजाइश है। आपकी कार्यशैली में कहीं ना कहीं आप उस पर इंट्रोस्पेक्ट करें कि और क्या बेटर आप कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू इम्प्रूव। उसी पे काम करना, उसी पे काम करने के लिए। ठीक है, गाड़ी पे आ जाते हैं। गाड़ी ले लिया। हाँ, तो फिर एक पुरानी गाड़ी मैंने ली। जो पैसा मैंने 1 साल में जोड़ा था CNG वगैरह लगा कर, मैंने उस गाड़ी को अपना एक मोबाइल ऑफिस बनाया। एंड गॉड वाज काइंड इनफ कि मुझे काम मिलना शुरू हुआ और कॉन्फिडेंस आया। फिर धीरे धीरे अपना एक छोटा सा लीज पे मैंने एक चैम्बर लिया, उसको सेटअप किया, लाइब्रेरी खरीदी, जितना पैसा था सब लाइब्रेरी में लगा दिया, क्योंकि दिखना चाहिए वकील के वहाँ। हाँ, वो किताबें ऐसी होती है जो कभी हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन वो दिखनी चाहिए। अच्छा, ये सच में जेन्युइन सवाल भी है। हम देखते हैं अक्सर एडवोकेट्स की इतनी मोटी मोटी सेल्फ लगी होती है, बुक्स लगी होती हैं, वो पढ़ते हैं कभी उनको? नहीं, सब तो नहीं पढ़ते। वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हो जाते हैं। और अब तो खैर उनका चलन कम भी हो गया क्योंकि सब चीज़ें आपके लैपटॉप पे और मोबाइल पे डिजिटल हो गई हैं। तो बट फिर भी उसकी एक वाइब्स अलग होती हैं कि वो किताबें रखी हैं तो आपको ये लगता है आपके ऊपर खुद से कि लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे इतना सारा ज्ञान प्राप्त है, तो मुझे उस चीज़ को हमेशा जस्टिफाई रखना है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। बिल्कुल। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर अच्छी एक रीजनेबल सी मंथली इनकम मेरी शुरू हो गई। दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि एक दिन मेरे से मिलने कुछ मेरे दोस्त आए हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप कितने साल तक तैयारी करोगे जज बनने की, तो आप वकालत शुरू करो। अब 3 साल का समय हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप जज बनने की तैयारी शुरू करो। अगर एक बार आप एग्ज़ाम दो, आपको लगता है वो आसान है तो आप करके दिखाओ। हमें लगता है कि ये मुश्किल है इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लगता है कि वो मुश्किल है आप इसलिए नहीं करना चाहते। तब मैंने उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप फिर अब की बार एग्ज़ाम दें। तो मैंने भी बोल दिया, ऐसे ही फेंक दिया कि अब जब भी कभी वैकेंसीज निकलें तो मुझसे बिना पूछे मेरा फॉर्म भर देना। तो मेरे दोस्तों ने मेरा फॉर्म भर दिया। वो आ गए साइन कराने कि भाई 2011 की ये बात है। उन्होंने कहा साइन करो।
वैकेंसीज निकली हैं हरियाणा में। मैंने कहा भर दो। तो हम एग्ज़ाम देने चले गए। और जनरली ऐसा होता है कि जो लोग तैयारी करते हैं वो सब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि तैयारी करते हैं तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उनको ये भी देखना है कि एग्ज़ाम के दिन कहीं बीमार ना हो जाएं, है ना। जैसे चंडीगढ़ एग्ज़ाम था और दिल्ली का हम कहें तो दिल्ली और चंडीगढ़ के टेम्परेचर में भी बड़ा फ़र्क है। तो कुछ लोग वहाँ पे 1 हफ्ता 10 दिन पहले जाके सेटल हो जाते हैं। अच्छा। कि ज़ुकाम ना हो जाए, फीवर ना आ जाए, कोई तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं उस माहौल में। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मुझे तो बनना ही नहीं था, मुझे तो वकालत ही करनी है। तो मैं पहली रात को पहुँचता हूँ 10 बजे अपने उन दोस्तों के साथ। अगले दिन सुबह हमने एग्ज़ाम लिखा, हम आ गए। हम पूरे रास्ते भर बात करते रहे किसने क्या किया। मुझसे ज़्यादा उन्होंने पूछा नहीं क्योंकि उनको पता था कि इसने करना है नहीं, इसकी कोई तैयारी व्यारी तो है नहीं, तो ऐसी तुक्का करके आ गए होंगे। अब मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था सच बताऊं तो जब उसका रिज़ल्ट आया प्रीलिम्स एग्ज़ाम, वही सिविल्स की तरह 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हफ्ते 10 दिन में आ जाता है। तो मुझे नहीं पता कि मेरा रिज़ल्ट आया, बिकॉज आई वॉज नॉट सीरियस। दोस्तों को आई वॉज नॉट विलिंग। उनको पता था कि रिज़ल्ट आ गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना देखा, मेरा नहीं देखा, क्योंकि उनको पता था कि तो तुक्का लगा के आया होगा, इसने कहाँ कुछ करना है और तो क्या ही चेक करें। तो ये वाक़या है, मुझे ध्यान है सितंबर में एग्ज़ाम था और सितंबर में ही रिज़ल्ट इसका शायद आ गया था। और उसके बाद मुझे 8 नवंबर को पता चलता है कि मेरा प्रीलिम्स पास है। सितंबर का रिजल्ट आ गया नवंबर में? सितंबर में ही आ चुका था, बट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने चेक नहीं किया। ठीक है। मेरे दोस्तों ने चेक नहीं किया। तो मैं 8 नवंबर को मुझे एडमिट कार्ड आता है मेंस लिखने का कि 24, 25, 26 नवंबर को चंडीगढ़ के फलाने सेंटर पे आपका मेंस एग्ज़ाम है। और मेरे पास दिन है सिर्फ 12 या 14, और जबकि रिजल्ट आ चुका है 2 महीना पहले। तो मैंने उन दोस्तों को फ़ोन किया, एक को मैंने उनको कहा भाई तुमने मेरा रिजल्ट क्यों नहीं बताया? कहते तेरा पास है क्या? तो मैंने कहा मुझे अब पता चला एडमिट कार्ड आया कि मेरा तो रिजल्ट पास हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमने तो सोचा तुमने कैजुअली एग्ज़ाम भरा है तो कहाँ ही पास होना है। जो लोग सालों साल तैयारी करते हैं कई बार उनका नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने देखा ही नहीं। तो मैंने कहा चलो अब तो ये स्थिति है कि भाई एडमिट कार्ड आया है तो साथ चलेंगे पेपर लिखने। तो उन्होंने भी कहा कि यार दोस्तों का भी हो गया था। दोस्तों का भी हो गया था। 3 लोग थे वो। तो उन्होंने कहा कि साथ चलेंगे और 5 दिन पहले चलेंगे। मैंने कहा 5 दिन पहले तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी तो वकालत है, मेरे तो केसेस लगे हुए हैं, मुझे तो इनकम आ रही है, और जिस वकालत को मैंने बच्चे की तरह पाला है मैं उसको नहीं छोड़ सकता किसी भी कीमत पे। तो मैंने कहा एग्ज़ाम से 1 दिन पहले चलेंगे। तो जैसे तैसे करके हमारी सेटिंग हो गई बात कि भाई 1 दिन पहले चलेंगे। तो 24 नवंबर को हम शाम को लेट होते होते मैं कोर्ट के बाद आया 5:30 बजे, और नवंबर का महीना है तो अंधेरा हो चुका होता है। 5:30 बजे मैंने उनको, दिल्ली में एक जगह है पीरागढ़ी चौक, तो मैंने पीरागढ़ी चौक से उनको अपने साथ लिया और मेरी कार में बैठ के हम सब लोग चंडीगढ़ रात को 11 बजे पहुंचते हैं। सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम है और एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स हैं। तो वो मुझसे नाराज़ कि भाई तुम मरवाओगे, है ना, हम तो रिलैक्स करने का भी टाइम नहीं लेगा। तो जैसे तैसे करते हम गए, और फिर वहाँ रुकने की बड़ी समस्या चंडीगढ़ में उस वक्त, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत आए हुए थे एग्ज़ाम देने। तो एक सेक्टर 20 में एक धर्मशाला थी, हमने उसमें एक कमरा हमें मिल गया। तो वहाँ जाके फिर हम रुके और अगले दिन हम एग्ज़ाम दे के आ गए। तो मेरी कुछ तैयारी करने की तरकीब ऐसी थी कि मैं मार्जिनल नोट्स बनाता हूँ। पेंसिल से मैंने बुक में लिख लिया करता हूँ, थोड़ा सा रंग बिरंगी उसको कर दिया करता हूँ। तो वो सब चीज़ें मुझे ध्यान थी। कुछ फिर वकालत के समय का मेरा अपना, क्योंकि वकालत मैंने बहुत शिद्दत से की, वो 3 साल की वकालत मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं अपनी गाड़ी में भी एक हैंडबुक साथ रखता था लॉ की, किसी भी सब्जेक्ट की। तो रेड लाइट पे गाड़ी रुकी है तो मैंने रैंडमली कोई भी एक प्रोविजन खोल के उसको पढ़ लिया, याद करने की नीयत से नहीं, सिर्फ ये कि पढ़ना है मुझे। तो मुझे लगता है छोटी छोटी आदतें जो मेरी बन गई थी, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने कोई माइंडसेट नहीं बनाया कि मुझे जज बनना है या मुझे सिविल सर्विसेज क्लियर करनी है, बट फिर भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो मुझे खुद मेंस भी सो हम एग्ज़ाम लिखने गए। पहला एग्ज़ाम 200 मार्क्स का था। मैं घड़ी नहीं बांधता था उन दिनों, तो लिखने की आदत भी नहीं थी, तो समय का अंदाज़ा ही नहीं रहा। पहला एग्ज़ाम मेरा 40 नंबर से रह गया।
160 का ही मैं अटेम्प्ट कर पाया, दूसरा 30 नंबर से रह गया, तीसरा 20 नंबर से रह गया, बाकी 2 लैंग्वेज के पेपर थे। तो मैंने वहाँ देखा कि जो कैंडिडेट्स थे वो लैंग्वेज पे बड़ा फोकस कर रहे थे, हिंदी और अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इतना समय किसके पास है, हिंदी और अंग्रेज़ी कौन पढ़ता है? उन्होंने कहा अगर इसमें फेल तो सब में फेल। अच्छा। मैंने कहा लैंग्वेज पे क्या है, लैंग्वेज तो हम कर देंगे, हिंदी इंग्लिश आती है। तो तुक्के में जैसे मुझे समझ आया मैंने वो चीज़ें की। और दिसंबर में मुझे ध्यान है 22 दिसंबर की बात है, मेरे एक मित्र का मुझे फ़ोन आया कि भाई मेरा हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा आज रिज़ल्ट आया क्या? उसने कहा हाँ रिज़ल्ट आ गया और मेरा एग्ज़ाम क्लियर है। तो फिर मैंने कहा मेरा रोल नंबर ये ज़रा देख के बताओ। उसने ढूंढा, कहता हाँ तेरा रोल नंबर भी है इसमें, तेरा भी हो गया भाई। मैंने कहा अच्छा मेरा कैसे हो गया? मैं तो इतना अच्छा लिख के नहीं आया था। बट फिर मैंने जब उस चीज़ों को एनालाइज़ किया, एग्ज़ाम लिखने के तरीके को एनालाइज़ किया, तो मैंने ये समझा कि तैयारी का मतलब ये नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है ना कि हमने कोचिंग नहीं ली तो हम कर नहीं पाएंगे। कोचिंग लेने का मतलब किसी क्लासरूम में जाके बैठ के किताबें पढ़ने से नहीं है। 5 साल आपने कॉलेज में अगर ढंग से पढ़ाई की तो कोचिंग ही है, और आप काम करते करते भी उस विषय के बारे में जो जान रहे हैं वो भी कोचिंग है। दैट्स अ लाइफ एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चों के पास पैसा नहीं होता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके और लाखों रुपए की फ़ीस दें या अपना समय ख़राब करें। तो कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उनको शायद कमाना भी पड़ता है और साथ साथ अपने सपनों के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सब लोग ये समझ लें कि आपको सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी ले सकते तो अपने सपनों से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ साथ अपने काम के साथ साथ नौकरी के साथ साथ भी अगर उसको ढंग से निभा लेंगे तो आपके चांसेस बहुत बेहतर हैं कि आप सफल हो जाएं। तो मेंस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद फिर इंटरव्यू की बात आई तो सब ने कहा कि फ़लाना कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक इंटरव्यूज़ कर लो, ढमकाना के मॉक इंटरव्यूज़ कर लो, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। तब मैंने फिर मेरे पिताजी ने भी कहा कि भाई कर लो, कुछ होता हो तो मुझे तो पता नहीं, ये तो आप लोग जानते हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं रोज़ वकालत करता हूँ, मैं रोज़ कोर्ट में जजों के सामने ही अपीयर होता हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे इंटरव्यू देना है। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ जजेस। जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो मॉक करने की क्या तो ज़रूरत है? मुझे मॉक की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक जो कॉन्फिडेंस था, मैं इसको कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इट वॉज अ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो मैंने खुद सीखा है, वो मेरा अपना अनुभव था। मैंने सिर्फ सुना नहीं और हवा में नहीं फेंका, वो मेरा अपना अनुभव था। और उस अनुभव के साथ मैं गया, मैंने इंटरव्यू फेस किया, बहुत अच्छे मार्क्स से मेरा इंटरव्यू निकला और फिर मैंने सर्विसेज ज्वाइन कर ली। एंड इट्स बीन क्वाइट सम टाइम नाउ कि आई एम इन द सर्विसेज। और मुझे लगता है कि वो मेरा जो 3 साल का अनुभव है मुझे पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा और मुझे कहीं ना कहीं मेरे जीवन को कंफर्टेबल करने में, चाहे वो काम है या मेरी निजी ज़िंदगी है या मेरा सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उसको अच्छे से निभाने में मुझे बहुत मदद करता है। तो जब फाइनल हुआ कि आप जज बन गए हैं, इंटरव्यू भी निकल गया, तो फैल गई होगी हवा में? हाँ, उसी दिन, बिल्कुल उसी दिन। घर वालों को कैसा लगा? घर वालों को बहुत अच्छा लगा। इसका श्रेय सबसे ज़्यादा तो मेरे पिताजी को जाता है, क्योंकि उन्होंने तो व्रत भी किया था अच्छा कि मेरे बेटे का हो जाए। अच्छा, और एक बात मैं इसमें ऐड करूँगा कि जैसे मैंने कहा कि ऐसी मानसिकता हमारी थी कि जिन लोगों का राजनीतिक प्रभाव या पैसे में सक्षम है वही लोग कर पाते हैं। तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि गलत धारणा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अगर आप में क्षमता है तो आप करेंगे और कोई ताकत आपको रोकेगी नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत आपको वो चीज़ हासिल करने में मदद करती है। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। आपकी अपनी नॉलेज, आपकी अपनी विजडम और आपकी अपनी पर्सनैलिटी, वो इन सब चीज़ों का एक जो मिश्रण है वही प्रभाव डालता है और आपको अंत में विजय बनाएगा। तो ये मानसिकता और इस सोच से कोई बच्चे अगर डिमोटिवेट होते हैं कि राजनीतिक प्रभाव की वजह से या पैसे की वजह से उनको नौकरी नहीं मिली, तो ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता है। और मैं उसका साक्षात एक उदाहरण हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है और मैं उस रास्ते से गुजर के आया हूँ। उन दोस्तों में से किसी का हुआ जिन्होंने फॉर्म भर दिया था? नहीं, अनफॉर्चुनेटली उनका किसी का नहीं हुआ। तो आज कभी जब उनसे मिलते हैं तो कहते हैं आज तुम्हारी वजह से है? हाँ, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर 2 साल बाद वैकेंसीज आई थी, तो उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त का फिर नेक्स्ट टाइम हुआ।
अच्छा। हाँ, उसने कहा कि भाई तुम मुझे अपनी वो किताबें दो जिसमें तुमने कुछ लिखा था। मैंने कहा जी वो वही किताबें हैं जो आप भी पढ़ते हैं, पर फिर भी उन्होंने मुझसे वो मेरी किताबें ली और उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो पर ये प्योर उनकी मेहनत ही है जो उनको सफलता दिलाई जिसने, और उन किताबों का तो योगदान इतना है कि किताबें तो हैं पर पढ़ने वाले की अपनी समझ है, तो उनमें से एक का हुआ और फिर मुझे बड़े प्यार करते हैं वो सब। कितने साल के थे जब जज बन गए? आई वॉज 25 when I joined the service। बन गए थे? हाँ। लोगों की धारणा है ना जज को लेके थोड़ा ओल्ड होंगे, बड़े बुजुर्ग लोग जज होते हैं, तो जब ये यंग एज में जब आप 25 साल की उम्र में जज बन जाते हैं तो काफ़ी रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने का भी मौका मिलता है और लोगों को समझाने का भी। हाँ बिल्कुल ऐसा है। लोगों को लगता है जज का जब हम बोलते हैं तो उनके दिमाग में एक छवि आती है कि कोई बुज़ुर्ग सा व्यक्ति होगा, पर मैं ये भी साथ में क्लैरिफाई कर दूं कि वो बुज़ुर्गियत शरीर की नहीं हो, वो बुज़ुर्गियत का मतलब है कि आपकी सोच इतनी मैच्योर होनी चाहिए। लोग आपसे वो उम्मीद रखते हैं कि जैसे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास पूरे जीवन भर का अनुभव होता है तो उसकी हर बात नपी तुली होगी और हम ऐसा मानते हैं कि वो सही बात करेंगे। बिल्कुल। तो आपकी वो बुज़ुर्गियत और जो मैच्योरिटी है उसका मायना कहीं ना कहीं आपकी सोच से है, फिज़िकल अपीयरेंस से नहीं है। तो लोगों को लगता है कि फिज़िकली अगर बाल सफ़ेद हैं तो वो ज़्यादा मैच्योर है, ऐसा नहीं है। समझ का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वो ज्ञान से भी प्राप्त की जा सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अनुभव तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते ही हैं। अनुभव से आपकी सोच और आपका विवेक और शार्प होंगे, पर उसके लिए कहीं ना कहीं आपको वाइज तो होना पड़ेगा। अगर आप वाइज नहीं है तो आपके अनुभव भी आपको विजडम नहीं दे पाएंगे। तो अभी जज बन के खुद पे प्राउड फील होता है कि मज़े मज़े में किया मगर कर दिया? अच्छा तो लगता है कि समाज में कहीं ना कहीं एक उस तबके से संबंध रखते हैं जहाँ पे लोग हमारी बात सुनते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक माध्यम है जिससे हम समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू किया था कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, शिक्षकों ने पढ़ाया, तो जब हम प्रोफेशन में आते हैं, रोज़गार नौकरी में आते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को कुछ वापस दें। तो इस पद पे आके या इस तरीके की जो सर्विसेज में हैं, सिविल सर्विसेज में हैं या जुडिशरी में हैं, तो ऐसा लगता है कि लोग आपको सुनते समझते ज़्यादा हैं, आपकी बात का वज़न मानते हैं, वजन बढ़ जाता है। वज़न बढ़ जाता है। तो ये एक माध्यम है जिससे आप लोगों को एजुकेट कर पाएँ और आपके हर कदम आपका हर काम लोगों को सही सोच देने के लिए होना चाहिए, ताकि हमारा समाज और बेहतर बन सके और लोग झगड़े कम करें और समाज के लिए एक एसेट बन पाएँ। मैंने शुरुआत में ही जॉली एलएलबी की बात करी, जो एक फ़िल्म काफ़ी वकालत की असलियत को दिखाती है, जुडिशरी दिखाती है। असलियत तो नहीं कहूँगा, एक वो नाट्य कार्यक्रम है। तो जैसा कि हम देखते हैं जज को, जो सौरभ शुक्ला ने भूमिका अदा की है उसमें, वो और आपने एक वास्तविक ज़िंदगी जी है एज अ जज पिछले 10-12 साल में, कितनी भिन्न है असलियत फिल्मों में जो देखने मिलती है उससे? देखिए बहुत ज़्यादा सा फ़र्क तो मैं नहीं कहूँगा, उसमें आपने थोड़ी देर का एक देखा है, पर आपको पर्सनल लाइफ और बाकी चीज़ें उसमें नहीं दिखाई जाती हैं फिल्म में। लेकिन एक चीज़ जो उस फिल्म के माध्यम से भी बताई गई, वो ये बताई गई है कि न्यायपालिका अपने आप में सक्षम है और किसी प्रभाव में या दबाव में काम नहीं करती है। और जैसे कि न्यायपालिका शब्द ही इसका मतलब है न्याय संगत, और तो जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ ऑलवेज कमिटेड टू मेक give wise judgments and bring a atmosphere of peace and harmony in the society। आपकी जब सोशल प्रोफाइल्स देखते हैं तो लगता है कि आप जिम फ्रीक हैं, आपको फिटनेस बहुत प्यारी है, तो वो आप यंग भी दिखते हैं, तो अंतर भी समझ आता है। क्या लगता है, इंटरेस्ट है या फिटनेस मेंटेन करने के लिए जिम जाते हैं? देखिए बचपन में एक बात बताई गई थी कि एक शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, और पहला सुख निरोगी काया। अब इन दो बातों से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास दुनिया भर के सारे सुख हों, और अगर आप बीमार हैं या आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब सुख बेमानी है। तो आपको हेल्दी तो रहना पड़ेगा, और आजकल का लाइफस्टाइल, हमारी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि अगर आपने अपनी फ़िटनेस और हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो बीमारियां आपको आसानी से घेर लेंगी, और अगर आप बीमार हैं तो आप बुद्धि और विवेक अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और
क्योंकि उसका सीधा असर फिर लोगों पे पड़ेगा। तो ये तो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। लोगों को समझदार और अच्छे जजेस मिलें ताकि हम सोसाइटी में डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा पाएँ और एक मेंटालिटी इनकलकेट करें कि हमने डिस्प्यूट नहीं करने, लोगों को भी वाइज बनाएं कि वो अपने डिस्प्यूट खुद सुलझा सकें, है ना, वो भी ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद में स्वस्थ हों, हेल्दी हों, किसी भी तरीके का इम्पैक्ट आप पे ना हो। आप नेगेटिव, अगर आप बीमार हैं तो आपका एक नेगेटिव अप्रोच हो जाता है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप कोई भी काम करेंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेके आएगा। तो सर्टेनली आपको अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से जब आप एक इस तरीके के पद पे हैं जहाँ पे लोग आपको देखते हैं तो आपका एक इम्प्रेशन लोगों पे जाता है। अगर आप बेडौल हैं, आप अस्वस्थ हैं, तो लोग वैसी ही वाइब्स कैच करेंगे। तो कई बार होता है कि कोई यंगस्टर्स हैं जो आते हैं, देखते हैं कि स्वस्थ हैं, फिट हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो मुझे लगता है कि इम्प्रेशन तो कहीं ना कहीं क्रिएट होता है और वो मोटिवेटेड फील करते हैं कि ज़िंदगी में अच्छा करें और अच्छा रहें। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना वक्त बिताते हैं जिम में? मैं अपने शरीर को 2 से ढाई घंटा तो रोज़ देता हूँ। अच्छा लगता है वहाँ? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप अच्छा महसूस करेंगे कि आपने अपने साथ कुछ बेहतर किया है और स्ट्रेस बस्टर भी है। हेल्थ इज़ वेल्थ। मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी अच्छा सर्टेनली फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प यू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ दोस्तों। आजकल जैसे हम देखते हैं पिछले कुछ टाइम में कुछ पिक्चर्स वायरल भी हुई, काफ़ी पुलिस वाले तोंद वोंद निकल आई एकदम, जो आप बेडौल की बात कर रहे थे। तो मतलब जब आप एक ऐसे पेशे में होते हैं तो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि ध्यान रखें शरीर का। हाँ, वो हर पेशे के लिए मैं तो कहूँगा, वो सिर्फ ना कि पुलिस के लिए, हर पेशे के लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ हों। क्योंकि पीछे कोविड-19 का एक ऐसा दौर हम सब ने देखा है, तो सबको यही लगा कि आपका स्वास्थ्य ही प्रायोरिटी है। जहाँ पे शिक्षा से ऊपर स्वास्थ्य को रखा गया, तो आप मान के चलें कि स्वास्थ्य की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप एक ह्यूमन एसेट हैं सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो यू आर अ लायबिलिटी। तो ना, चॉइस इज़ योर्स। आपको स्वस्थ रह के एसेट बनना है या बीमार रह के लायबिलिटी। अभी आप जज हैं, कहीं शादी वादियों में जाते हैं तो ऐसे होता है जज साहब आ रहे हैं, रास्ता खाली कर दो, वो वाली चीज़? ऐसा तो देखिए, ऐसे किसी सामाजिक फंक्शन पे तो हम बहुत जाते नहीं जहाँ अपने ना हों। तो परिवार में, रिश्तेदारी में है, हाँ लोग मान सम्मान तो करते ही हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप अपना जो भी ओहदा है वो है, लेकिन आपके रिश्ते, आपके दोस्त, आपका समाज में जो आपके बड़े लोग हैं, उन सब के सामने आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। लोग करते हैं, वो उनका प्यार और उनकी इज़्ज़त है, वो करेंगे भी, है ना। क्योंकि ये मैं कहूँगा कि एक अचीवमेंट होती है लाइफ में, जो एक बार आप बन गए। जैसे आर्मी में कोई ब्रिगेडियर है तो वो सारी उम्र ब्रिगेडियर रहेगा रिटायर होने के बाद भी। तो ऐसे ही अगर आप जज हैं तो आप सारी उम्र जज ही रहेंगे। वो लग जाता है। वो तो इट्स अ टाइटल। टाइटल, हाँ, आई विल से इट्स अ टाइटल, इट्स नॉट अ पोस्ट, इट्स अ टाइटल। सो दैट स्टेज विद यू फॉर द लाइफ टाइम एंड इवन आफ्टर योर लाइफ। वो जज साहब, हाँ, आपकी हर जनरेशन के लिए वो तो फिर हमेशा रह गया। आपके जाने के बाद भी लोग कहेंगे कि जज साहब हुआ करते थे, है ना। तो वो इज़्ज़त लोग देते हैं, तो मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम वो इज़्ज़त बरकरार रखें और अच्छा काम करें। अभी हाल ही में आप प्रेमानंद जी महाराज जी से भी मिले, जो काफ़ी वायरल हैं इस समय वृंदावन में। कैसा अनुभव था उनसे मिलना? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज या कोई भी, मैं इस तरीके से कहूँगा, मैं किसी धार्मिक या किसी और विचारधारा से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करता हूँ। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। लेकिन क्या है कि ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं, बुज़ुर्ग हैं और सही बात करते हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से ना सुनी। यही बात आपको आपके पिताजी भी कहेंगे, यही बात आपके और बड़े बुजुर्ग भी कहेंगे, आपके गुरुजन भी आपको यही कहेंगे। तो सत्य को अलग अलग तरीके से कोई भी पेश करे, सत्य सत्य है। तो ऐसा लोग कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये तो सीधी बात बोलती उन्होंने। वही सीधी बात अगर आप कहेंगे तो शायद विश्वास ना करें। तो ये तो एक लोगों की मेंटालिटी हो गई है कि कोई चीज़ वायरल है या उसकी कोई कीमत हो गई है, कमर्शलाइज हो गई है, तो उस पर वो ज़्यादा तवज्जो देने की उनकी एक, मैं कहूँगा कि मानसिकता हो गई है। परंतु ऐसा नहीं है। आपने अगर अपने गुरुजनों की, अपने माँ बाप की बात ठीक से सुनी है तो फिर किसी गुरु महाराज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वही ज़िंदगी का मूल मंत्र आपको बचपन से सुनाते आ रहे हैं। अभी जैसे जिम के अलावा क्या हॉबीज़ रहती हैं? क्या कुछ खेलते हैं या कुछ और? हाँ, मैं गेम्स भी खेल लेता हूँ और हॉबीज़ तो ठीक है, आपको अपना को मेंटली
फ्री रखने के लिए और अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशंस करने के लिए अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते रहना चाहिए, चाहे वो म्यूज़िक है, पेंट है, कोई आर्ट है, कोई और किसी भी तरीके की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा इंजीनियरिंग का, मशीन्स का शौक है, तो मैं कुछ पुरानी चीज़ें का कलेक्शन भी करते हैं। हाँ, कोई पुरानी मोटरसाइकिल, कोई पुरानी गाड़ी, कोई पुराना ऐसा, तो मुझे उसको रिपेयर करना ही मेरा खाली टाइम का शौक है, तो वो मैं कभी कभी कर लेता हूँ। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, उससे आप बेहतर होते हैं। नई चीज़ों से अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं या पुरानी चीज़ों से ज़्यादा प्यार रहता है? मुझे पुरानी चीज़ें ज़्यादा अपनी और आकर्षित करती हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों के अंदर ना एक वाइब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा है। तो वो क्योंकि आपने एक इतना लंबा समय अपनी ज़िंदगी का जिया होता है और उसको एक्चुअल में हम जिया हुआ ही मानेंगे। आजकल तो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, तो आपके पास चीज़ों को समझने का मौका कम लगता है। तो उस दौर में जब हम समझते थे वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, पर अपने आप में एक वो वाइब कंटेन किए होती हैं, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी पॉजिटिव रहेगी। आजकल सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना, वायरल होना, कंटेंट क्रिएट करना, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में, हर व्यक्ति कर रहा है। क्या लगता है इन चीज़ों को लेके, और आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझे भी करना चाहिए? देखिए, कंटेंट बनाए वो इन्फॉर्मेटिव हो, वो आपकी नॉलेज एनहेंस करे, तो अच्छा लगता है। पर आजकल जैसे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि बहुत लोग कुछ भी बना रहे हैं, चलते चलते वीडियो शूट कर रहे हैं, चाहे वो कोई गली में जानवर है तो उसके बना लेंगे, देखिए ये कुत्ता ऐसे कर रहा है, देखिए आज मैंने ये बिस्किट खाया, मैंने ये किया। बट मुझे लगता है उससे कोई इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है। व्लॉगिंग जो कर रहे हैं, हाँ, वीलॉग जिसको हम बोल रहे हैं, तो सबको पता है कि भाई ताजमहल आगरा में खड़ा है तो खड़ा ही है। आपके अलग से वीलॉग में ताजमहल कोई सफ़ेद से काले रंग का तो हो नहीं जाएगा। बिल्कुल। हाँ, आप उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो कंटेंट यूज़फुल है। तो आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप बनाएं। और मुझे लगता है पढ़ने की आदतें कम हो गई हैं, देखने और सुनने की आदत ज़्यादा हो गई, किताब पढ़ने की। तो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से फोकस बनता है, देखने और सुनने से कम फोकस बनता है। देखना और सुनने से आप जल्दी चीज़ें पकड़ पाते हैं, तो वो सुपरफिशियल लेयर एक बन जाती है। पढ़ेंगे तो आप शायद और बेहतर चीज़ों को समझ पाएंगे और लंबे समय तक रोक पाएंगे अपने अंदर। कोई जर्नल बुक सजेस्ट करेंगे? तो किताबें कहीं से भी आपको ज्ञानवर्धक कोई भी चीज़ें मिले तो पढ़ लेना चाहिए। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपने मोटिवेशनल पढ़नी है, आपने फिक्शन रिलेटेड बुक्स पढ़नी है, आपने रियल लाइफ स्ट्रगल्स पढ़ने हैं, आपको अगर पोएट्री पसंद है ना, तो दैट्स अप टू यू। आज जब कई जगह आप लेक्चर्स लेने जाते हैं और कई जगह ट्रेनिंग्स भी देने जाते हैं, तो युवाओं से जब इंटरेक्ट करते हैं कैसा लगता है या कैसा अनुभव रहता है? अनुभव ठीक है, अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव तो कर लेते हैं, बट उस अचीवमेंट को कंटेन करने के लिए और उस अचीवमेंट को रिलिश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। सिर्फ किसी चीज़ को पा लेना ही काफ़ी नहीं है, उस चीज़ को निभाना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी जॉब हो, जैसे आजकल जो बच्चे नौकरी की तलाश करते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ नौकरी पाने तक के लिए ही आपका स्ट्रगल नहीं है। अपने आप को बेहतर करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से कंपटीशन में नहीं, स्वयं से, कि जो आप कल थे आज आप उससे बेहतर हों क्वालिटी वाइज, वो करने के लिए आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मिलते रहें लोगों से, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए ताकि आप सीख सकें उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके नॉलेज से। अपने आप को इतना बड़ा नहीं बनाना है कि हम ये मान लें कि सब कुछ हमें ही पता है। तो दूसरों से हमेशा सीख लेना चाहिए, और जब आप मिलेंगे लोगों से, उनसे बातचीत करेंगे, तो सर्टेनली कहीं ना कहीं आप चीज़ें सीखते भी हैं। कभी जैसे आप जज हैं, अभी ये एक फ़न क्वेश्चन है, नॉर्मल, तो कभी मिसयूज़ किया पावर का, या ऐसा कभी कुछ कि मैं जज हूँ, वो वाली चीज़ कभी की है? नहीं, ऐसा मैं इसको मिसयूज़ नहीं कहूँगा, बट मतलब ऐसे थोड़ा सा पावर दिखाना या बताना, जताना, जो आप जिस पद पे हैं उसका फ़ायदा उठाना, ऐसे कभी कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा पद पे फ़ायदा उठाने वाली बात तो नहीं है, पर क्योंकि तो ये तो एक आपके साथ है ही, आप जहाँ जाएंगे तो लोग सर्टेनली वैसा इज्जत तो करते हैं, पहले से पता होता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको सिखाती भी है ऐसा कि आपको लो प्रोफाइल रहना है, आपको सही रहना है, बिकॉज पीपल वॉच यू, आपके एक्ट एंड कंडक्ट को देखते हैं। तो कई बार आपको बस यही चीज़ बताने की कोशिश है कि भाई गलत ना बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम अगर सभ्यता से बात कर रहे हैं, शिष्टाचार नहीं भूल रहे हैं, तो हर आदमी को वैसा रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आज
पावर से फैसिनेट होना, किसी पद से फैसिनेट होना आसान है और पहुंचना भी आसान है, मगर उसको निभाना और उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी ज़िम्मेदारी को लेते हैं तो उस ज़िम्मेदारी को निभाना और उसे सही रूप से, सुचारू रूप से वो चले और लोगों तक उसका फ़ायदा पहुँचे जिस पद पर है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। खैर, ऐसी बातों को करने के लिए, ऐसी कन्वर्सेशंस, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को पीओवी में आप तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और वीडियो बनाने में, सब में बहुत मेहनत लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ अच्छी लगी होगी उसको आप कमेंट में सराहेंगे। कोई बात अगर नहीं पसंद आई है तो प्यार से नाराज़गी दर्ज भी कर सकते हैं, उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर बताइए ज़रूर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंटरव्यू को अपने लॉ से रिलेटेड दोस्तों से या जुडिशरी से रिलेटेड दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, उनको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। धन्यवाद।